दोस्तों, आज की किताब का सारांश हम देखने वाले हैं जिसका नाम है करोड़पति शिक्षक, जिसमें हम 7 नियम, तरकीबें और रणनीतियां जानने वाले हैं। तो पहले समझते हैं करोड़पति शिक्षक किस बारे में है। करोड़पति शिक्षक बताते हैं कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रूप में निवेश कैसे शुरू करें और ताकि आप एक करोड़पति के रूप में सेवानिवृत्त हो सके। एंड्रू हेलम, जो एक कनाडाई अंग्रेजी शिक्षक थे, बताते हैं कि अत्यधिक मितव्ययिता के माध्यम से अधिक पैसा कैसे बचाया जाए और सबसे भरोसेमंद विकास के लिए अपनी बचत को कहाँ रखा जाए। तो इस किताब के मुख्य निष्कर्ष शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के मुख्य शीर्षक के बारे में। तेजी से संपत्ति बनाने के लिए किसी भी ऐसी चीज पर पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर करें। खैर, वास्तव में अमीर बनने के लिए हमें अमीर लोगों की तरह रहना होगा। 1 या 2 मिलियन या अधिक के साथ सेवानिवृत्त होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करें। चक्रवृद्धि ब्याज की इस सेकंड की त्वरित व्याख्या देखने वाले हैं। स्टॉक इंडेक्स फंड में निवेश करें, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड में नहीं। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से बेहतर क्यों है? बॉन्ड के साथ अपने निवेश में स्थिरता जोड़े। आपको स्टॉक बनाम बॉन्ड में कितना पैसा लगाना चाहिए? सर्वोत्तम वृद्धि के लिए अपने निवेश पोर्टफोलियो को वार्षिक रूप से पुनर्संतुलन करें। पुनर्संतुलन आपको एक कम कीमत पर खरीदने, अधिक कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करता है। इंडेक्स फंड खरीदते समय कम फीस पर ध्यान दें। इंडेक्स फंडों पर अपनी वित्तीय सलाहकार की पुनर्नुमानित आपत्तियों का प्रतिकार करें। यह हम सब जानने वाले हैं। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं एंड्रू हेलम कौन है और उसकी बात हम क्यों सुने। एंड्रू हेलम बहुत अमीर नहीं बने। वह 4 बच्चों में से एक था और उसके माता पिता मैकेनिक और स्टोर क्लर्क के रूप में नियमित नौकरियां करते थे। इसलिए छोटी उम्र से ही एंड्रू को समझ आ गया कि वह अपने वित्त के लिए स्वयं जिम्मेदार है। एक युवा वयस्क के रूप में एंड्रू ब्रिटिश कोलंबिया में एक निजी स्कूल शिक्षक बन गए। इस नौकरी से उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की अच्छी खासी पेंशन नहीं मिलती थी, इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें यह सेवानिवृत्ति चीज अपने लिए ही तय करनी होगी। उन्होंने 36 साल की उम्र में पहले 400 से अधिक व्यक्तिगत वित्त पुस्तकें पढ़ी और जो चीजें उन्होंने सीखी उन्होंने उन्हें अपेक्षाकृत युवा रहते हुए करोड़पति और अर्ध सेवानिवृत्त बनने की अनुमति दी। वह अब इस बारे में बहुत आश्चर्यचकित हैं कि स्कूलों में व्यक्तिगत वित्त नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे वित्तीय ज्ञान का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई अन्य चीजों के विपरीत हमें समबाहु त्रिभुज की तरह सिखाया जाता है। मेरा मतलब है, आप इसका उपयोग कब करेंगे? आज उनकी पुस्तक द मिलेनियर टीचर्स शीर्ष अनुशासित व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों में से एक है। पर्सनल फाइनेंस कनाडा सबरेटिड में से लोग इसे पसंद करते हुए प्रतीत होते हैं। एंड्रू की पुस्तक इतनी लोकप्रिय है क्योंकि वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश विचारों को सरल बनाती है, साथ ही व्यावहारिक होने के लिए पर्याप्त विवरणों में भी गोता लगाती है। तो आइए एंड्रू की किताब से सीख गए कुछ शीर्ष पाठों का पता लगाएं। पहले पाठ से शुरुआत करते हुए पहला पाठ है, तेजी से संपत्ति बनाने के लिए किसी भी ऐसी चीज पर पैसा न खर्च करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जब एंड्रू ने पहली बार अपना शिक्षण कार्य शुरू किया तो वह अपने कर्ज से छुटकारा पाने के बारे में एकनिष्ठ था। वह रूममेट के साथ रहता था, भले उसे वह पसंद नहीं था। वह मूलतः आलू, पास्ता और क्लेम खाकर जीवित रहे। उसने स्थानीय समुद्र तट के हाथ से सीपियां उठाई और कुछ समय के लिए वह काम पर जाने के लिए हर दिन 70 मील पुरानी माउंटेन बाइक भी चलाता था। गैस बचाने के लिए उन बलिदानों का फल मिला। वह अपने औसत वेतन का 70% बचाने में सक्षम था और 1 वर्ष में अपने छात्र ऋण का भुगतान कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी बचत अपने निवेश में लगाना शुरू कर दिया। 6 साल बाद उन्होंने समुद्र के किनारे कुछ संपत्ति खरीदी जिसका भुगतान उन्होंने थोड़े समय में ही कर दिया। इस बीच उनके सहकर्मी जो कुछ साल पहले उनके लिए दुखी थे, वे अभी भी गहरे कर्ज में डूबे हुए थे। क्या इसका मतलब यह है कि हम सभी को भिक्षुओं की तरह रहना चाहिए या स्क्रूज की तरह व्यवहार करना चाहिए जब तक हम नर्सिंग होम में बीमार न हो जाए?
तब तक अपना पैसा जमा करके रखें, बिल्कुल नहीं। एंड्रू का मानना है कि यदि आपके पास पहले से ही पर्याप्त है तो आनंद के लिए एक लग्जरी वस्तु खरीदना बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच अंतर करें। हालांकि यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और धन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी अनावश्यक उपभोग से बचना पूरी तरह से उचित है। हमें इस बात में अंतर करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या चाहिए। हमें खुद से यह सवाल भी पूछना चाहिए, कितनी बार कुछ नया खरीदने से वास्तव में अधिक आनंद या तृप्ति हुई है। मैं जो डोमिंगुएज नाम के एक अलग व्यक्तिगत वित्त लेखक का एक उदाहरण साझा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा, हमने मन, हृदय या आत्मा से संकेत मिलने पर बाहरी समाधान खोजना सीख लिया है कि कुछ संतुलन से बाहर है। हम भौतिक स्तर पर उपभोग के साथ अनिवार्य रूप से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अमीर दिखने के चक्कर में कई लोग दिवालिया हो जाते हैं। अंततः वे धन नहीं बल्कि तनाव संचय करते हैं। उदाहरण के लिए आजकल अधिकांश लोग ऋण पर कार खरीदते हैं, यहाँ तक कि कई वर्षों का ऋण भी वे अंत में कार की कुल लागत पर विचार किए बिना अधिकतम भुगतान के आधार पर कार चुनते हैं। अन्य लोग सबसे महंगा घर खरीदते हैं जिसके लिए उनका बैंक उन्हें बंधक पर हस्ताक्षर करने देगा। यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि अस्थायी बेरोजगारी या ब्याज दरों में वृद्धि जैसी अचानक समस्याएं उन्हें जल्दी ही बेघर कर सकती हैं। यदि आप घर खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो ब्याज दर दोगुनी करें और पता करें कि क्या आप अभी भी भुगतान वहन कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो आप घर का खर्च उठा सकते हैं। हम में से कई लोग मानते हैं कि अधिक आय से हमारी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर भी NBA बास्केटबॉल खिलाड़ी भारी वेतन कमाते हैं, लेकिन उनमें से 60% सेवानिवृत्ति होने के 5 साल के भीतर ही दिवालिया हो जाते हैं। लॉटरी विजेताओं के आंकड़े भी इसी तरह निराशाजनक हैं और आमतौर पर लोग अपनी आय बढ़ने पर अधिक खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसे जीवन शैली मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर क्या है? खैर, वास्तव में अमीर बनने के लिए हमें अमीर लोगों की तरह रहना होगा। शोधकर्ता थॉमस स्टैनली का कहना है कि औसत करोड़पति की कार की कीमत सिर्फ 31,367.10 बिलियन है और हम में से अधिकांश जो मानते हैं इसके विपरीत औसत करोड़पति फेरारी या लैम्बोर्गिनी के आसपास गाड़ी नहीं चला रहा है। वास्तव में अधिकांश करोड़पति टोयोटा चलाते हैं। थॉमस स्टैनली ने अपनी पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में करोड़पति के इन कई पॉप संस्कृति मिथकों का भंडाफोड़ करते हुए एक पूरी किताब लिखी है। व्यापक सर्वेक्षणों के बाद उन्होंने पाया कि अधिकांश करोड़पति नियमित रूप से कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं जो अक्सर नीले कॉलर वाले होते हैं। उन्होंने अपने लिए अच्छी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए जीवन भर पैसे बचाए। एंड्रू को पहली बार अमीर लोगों की इन मितव्ययी मानसिकता के बारे में पता चला जब उसने रस नाम के एक मैकेनिक के लिए काम किया जो एक करोड़पति एकल पिता था। इस मैकेनिक एंड्रू से पैसे बचाने के लिए बहुत सारी सलाह मिली। उदाहरण के लिए उसने सीखा कि कभी भी नई कारें न खरीदे और न ही उन्हें किराए पर ले, क्योंकि इस तरह आप बहुत सारा पैसा खो देते हैं। नई कार खरीदने वाले अधिकांश लोगों को पहले वर्ष में ही हजारों डॉलर का नुकसान होता है क्योंकि नई कारों के मूल्य में तेजी से गिरावट आती है। बजाय मैकेनिक ने एंड्रू को ऐसी प्रयुक्त कारों की तलाश करने के लिए कहा जो लगभग 60,000 मील की हो और अच्छी स्थिति में हो। इस मैकेनिक की सलाह के बाद एंड्रू ने पाया कि वह एक कार खरीद सकता है, उसे 1 साल तक चला सकता है, फिर उसे लाभ के लिए बेच भी सकता है। एक अवसर पर मैंने $3,000 में कम माइलेज वाली 12 साल पुरानी टोयोटा वैन खरीदी। कनाडा वापस जाने से पहले मैंने इसे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से मैकेनिकन पाजा प्रायद्वीप तक 4,000 मील की दूरी तय की, फिर ग्वाडलाजारा तक चलाया। एक ही यात्रा में 8,000 मील से अधिक की दूरी तय करने के बाद मैंने इसे $3,500 में बेच दिया। मुझे लगता है कि यहाँ मुद्रा यह है कि अमीर लोग अक्सर मितव्ययी रहते हैं, इस तरह वे अमीर बन गए। वॉलमार्ट की स्थापना करने वाले सैम वॉल्टन दशकों तक वही पुराना
पिकअप ट्रक चलाते रहे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने अविश्वसनीय रूप से कहा उन्हें क्या करना चाहिए था, उसके शिकारी कुत्तों को लिमोजीन में घुमाओ। वैसे यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि मितव्ययिता जैसे अपने मूल्यों पर काम करते हुए भी वह कैसे अति सफल बने, तो सैम वाल्टन की पुस्तक मेड इन अमेरिका हमारा सारांश हम आगे ले सकते हैं। बचत शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने सभी क्रेडिट कार्ड और उच्च ब्याज वाले ऋणों का भुगतान करें। अपना पैसा निवेश करने का कोई मतलब नहीं है जिस पर आपको 10% ब्याज मिल सकता है। यदि आपके पास अभी भी ऋण है जिस पर आपको 20% ब्याज देना पड़ रहा है, उसके बाद अपने खर्चों को लिखना एक अच्छा विचार है। इससे पता चल जाएगा कि आप वास्तव में पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। जैसा कि बिजनेस गुरु पीटर ड्रकर ने कहा, जो मापा जाता है उसे प्रबंधित किया जाता है। एंड्रू ने 1 वर्ष में अपनी छात्र ऋण का भुगतान करने और निवेश शुरू करने के लिए बेहद मितव्ययी जीवन व्यतीत किया। वास्तव में अधिकांश करोड़पति सादगी से रहते हैं, इसी तरह वे अमीर बन गए। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि औसत करोड़पति टोयोटा चलाते हैं, फेरारी नहीं। धन निर्माण के लिए पहला कदम अपने क्रेडिट कार्ड और उच्च ब्याज ऋण का भुगतान करना चाहिए। फिर वह ट्रैक करने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अपने सभी खर्चों को लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 1 या 2 मिलियन या अधिक के साथ सेवानिवृत्ति के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करें। वैसे भी अमीर होना क्या है, अधिकांश लोग शायद इस बात से सहमत होने की यदि आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़े तो आप अमीर हैं। मेरा मतलब है कि यदि आपके पास कागज पर धन है लेकिन फिर भी आप हर दिन सुबह 8 बजे एक डेस्क जॉब करने के लिए मजबूर हैं तो आपको पसंद नहीं है, तो यह मेरे लिए बहुत अमीर नहीं लगता है। तो फिर कभी काम न करने के लिए हमें कितने पैसे बचाने की जरूरत है। खैर, एक अच्छा सामान्य नियम है जिसे 4% का नियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप हर साल अपनी बचत का 4% निकाल सकते हैं और अपने पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि साथ ही आप ब्याज में 4% का उससे अधिक कमा रहे होंगे। यह एक सुरक्षित धारणा है। हालांकि यदि आपने हर साल 4% से अधिक निकाला तो अंततः आपका पैसा खत्म हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि व्यवहार में इन सब का क्या मतलब है। यदि आप सेवानिवृत्ति में हर साल $1 लाख की आय चाहते हैं तो आपको 2.6 मिलियन बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2.5 मिलियन का 4% 1 लाख बिलियन है। या यदि आप सेवानिवृत्ति में हर साल 40,000 बिलियन चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 मिलियन बचाने की आवश्यकता है। अब एक सामान्य व्यक्ति को इतना पैसा कैसे बचाना चाहिए? औसत आय वाले व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल में 10 लाख या 2 मिलियन बचाना पूरी तरह से संभव है, जब यह चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की 30 सेकंड की त्वरित व्याख्या क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो हर साल आपका पैसा थोड़ा बढ़ता है। इस वृद्धि को ब्याज कहा जाता है। इसलिए यदि आप $500 का निवेश करते हैं तो 10% ब्याज अर्जित करते हैं, तो वर्ष के अंत में आपके पास $550 होंगे। काफी सरल है। अब यहाँ यह बहुत दिलचस्प हो गया है। आपके दूसरे वर्ष में $550 अतिरिक्त 10% का ब्याज अर्जित करेगा और $605 हो जाएगा। इस बार न केवल आपके शुरुआती $500 फिर से बढ़ रहे हैं, बल्कि पिछले साल अर्जित $50 का ब्याज भी अब पैसा कमा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज इस घटना का नाम है। ऐसा तब होता है जब आपकी रुचि स्वयं अधिक ब्याज अर्जित करती है। हालांकि इस उदाहरण में अंतर बड़ा नहीं लग सकता है। कई वर्षों और दशकों में वह प्रभाव तेजी से बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज ही वह कारण है कि प्रति माह कुछ $100 का निवेश विश्वसनीय रूप से लोगों को उस समय तक करोड़पति बना देता है जब सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना अधिक आप इस चक्रवृद्धि प्रभाव का लाभ उठा सकेंगे और आप उतने ही अमीर बन जाएंगे। जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आप हर साल अपनी बचत का 4% निकाल सकते हैं और पैसे की कमी नहीं होगी।
इसलिए यदि आप प्रति वर्ष $1,00,000 चाहते हैं तो आपको $2.5 प्रति मिलियन बचाने की आवश्यकता होगी। एक नियमित व्यक्ति हर महीने कुछ $100 निवेश कर सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण अपने जीवन काल में $1 या $2 मिलियन बचा सकता है। वह तब होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तीसरा पॉइंट है स्टॉक इंडेक्स फंड में निवेश करें, सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड में नहीं। ठीक है, तो आइए कल्पना करें कि आप जंगली क्लेम खा रहे हैं और हर समय अपनी पुरानी बाइक चला रहे हैं और अपना अधिकांश पैसा बचा रहे हैं। बेशक मजाक कर रहे हो। अब उन सभी बचतों को लगाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार के निवेशों के बारे में बात करने का एक अच्छा समय होगा। अरे क्या आपने अपने गद्दे के नीचे यह सारा नकद सामान रखने की योजना नहीं बना रहे थे? एंड्रू का कहना है कि एक अच्छी निवेश रणनीति का पहला आवश्यक हिस्सा स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। स्टॉक क्यों? खैर, शेयर बाजार बढ़ता रहता है, इसलिए अपने पैसों को स्टॉक में परिवर्तित करना वास्तव में आपकी संपत्ति बढ़ा सकता है। नियमित लोग शेयर बाजार में दो मुख्य तरीके से निवेश करते हैं। पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड, दूसरा इंडेक्स फंड। सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड शेयरों का एक संग्रह है। इसे सक्रिय रूप से प्रबंधित कहा जाता है क्योंकि एक फंड मैनेजर यह चुनने की कोशिश करता है कि किन शेयरों का मूल्य बढ़ेगा और केवल उन्हीं शेयरों को म्यूचुअल फंड में शामिल करता है। सिद्धांत रूप में म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विचार लगता है। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति अपने सर्वोत्तम स्टॉक चुनने में विशेषज्ञ है, हालांकि वास्तविक बहुत अलग है। हम एक मिनट में म्यूचुअल फंड की कुछ प्रमुख कमियों के बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड भी शेयरों का एक संग्रह है, लेकिन इस मामले में कोई भी सर्वश्रेष्ठ स्टॉक चुनने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि एक इंडेक्स फंड बाजार में प्रत्येक स्टॉक के रूप में पैसा निवेश करता है। उदाहरण के लिए S&P 500 अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। इसलिए यदि आप S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप बाजार में सभी 500 कंपनियों में एक छोटे से हिस्से के मालिक होंगे। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से बेहतर क्यों हैं? एंड्रू स्पष्ट रूप से इंडेक्स फंड का बहुत बड़ा प्रशंसक है, लेकिन क्यों? तो सबसे पहले बाजार समय के साथ बढ़ते हैं। निश्चित रूप से शेयर बाजार अल्पावधि में बेतहाशा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह हमेशा बहुत विश्वसनीय रूप से बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि यह मान लेना एक सुरक्षित शर्त है कि समग्र रूप से शेयर बाजार बढ़ेगा। और जब आप किसी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं जिसमें पूरा बाजार शामिल होता है तो आप इसी पर दाव लगा रहे होते हैं। हालांकि यह अनुमान लगाना एक जोखिम भरा दाव है कि कौन सी व्यक्तिगत स्टॉक बढ़ेंगे, क्योंकि प्रतीत होता है कि अविनाशी कंपनियां हर समय दिवालिया हो जाती हैं। बस कोडक या ब्लैकबस्टर को देखें, हम जानते हैं कि शेयर बाजार में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है। वे कई वर्षों तक बगल में भी घूम सकते हैं, लेकिन पिछले 90 वर्षों में अमेरिकी शेयर बाजार ने सालाना 9% से अधिक रिटर्न उत्पन्न किया है। इसमें 1929, 1973, 74, 1987 और 2008-9 की दुर्घटनाएं शामिल हैं। दूसरा, इंडेक्स फंड विश्वसनीय रूप से म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि बैंक और फंड मैनेजर दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि सर्वोत्तम स्टॉक कैसे चुना जाए, लेकिन उनका वास्तविक प्रदर्शन लगभग हमेशा खराब होता है। और भले ही कोई म्यूचुअल फंड पिछले कुछ वर्षों में अच्छा था, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे सफल बने रहेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जर्नल में प्रकाशित 15 साल लंबे अमेरिकी अध्ययन में सक्रिय रूप से प्रबंधित स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की तुलना स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स से की गई थी। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि सक्रिय रूप से प्रबंधित 96% म्यूचुअल फंडों ने फीस, करों और उत्तरजीविता पूर्वाग्रह के बाद अमेरिकी बाजार सूचकांक में कम प्रदर्शन किया। तीसरा, इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड की तुलना से बहुत ही कम फीस होती है। एक इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए आमतौर पर आपकी फीस 0.5% से कम होती है, जबकि म्यूचुअल फंड में अक्सर 2% से अधिक शुल्क लगता है। कागज पर ये फीस छोटी लगती है, लेकिन अगर आप गणित करेंगे तो आपका जबड़ा चकरा जाएगा। पुस्तक में एंड्रू ने एक उदाहरण साझा किया है जिसमें देखा गया है कि फीस किस तरह से होती है। अंततः दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट भी अपने परिवार के लिए इंडेक्स फंड का
उपयोग करते हैं यह सच है। किसी ने बफेट से पूछा कि उनके मरने के बाद उनका परिवार अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत का 90% वाला लागत वाले इंडेक्स फंड में लगाया जाएगा। यह क्या कहता है जब बफेट खुद एक साधारण इंडेक्स फंड की तुलना में स्टॉक को अधिक सफलतापूर्वक चुनने के लिए किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों यह पुस्तक सारांश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।